ये बहुत एक कॉमन नोशन है कि स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, बेड पे ही रहना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि स्पाइन सर्जरी के सक्सेस रेट्स क्या हैं। हाय, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और स्पाइन सर्जरी में मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली से हुई है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्पाइन की जो एलिमेंट्स हैं, डिजीज हैं, वो कई किस्म की होती हैं, कई वैरायटीज की होती हैं और हर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर इलाज या पर्टिकुलर सर्जरी डिजाइंड है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो डिसाइड करता है कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, वो है कि क्या आपके ऑपरेटिंग स्पाइन सर्जन ने आपकी एग्जामिनेशन से और आपके इन्वेस्टिगेशन से आपकी डिजीज सही से डायग्नोज कर ली है या नहीं की है, और उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जो सर्जरी सिलेक्ट की है वो सही है या नहीं है। तो अलग अलग स्पाइन डिजीज का सक्सेस रेट जानने के लिए हम स्पाइन डिजीज को मोटा मोटा 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला ग्रुप है स्लिप डिस्क, जिसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क या शियाटिका भी कहते हैं। एक और बीमारी इसके अंदर होती है जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिसिस कहते हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है। जनरली इनके सिम्टम्स ये रहते हैं कि पेशेंट को कमर दर्द रहता है और दर्द जो कमर से है वो पैर में भी जाता है, जांग के पीछे, टांग के पीछे और तलवों तक जाता है। अगर पेशेंट सिलेक्शन ठीक है, लेवल सिलेक्शन सही है और सर्जिकल एग्जीक्यूशन सही है, तो ये सर्जरीज जनरली हम एंडोस्कोपिकली या दूरबीन से भी कर सकते हैं। और अगर इस सर्जरी को हम दूरबीन से करते हैं या एंडोस्कोपिकली करते हैं तो उसका सक्सेस रेट 98 to 100% तक रहता है। अगर हम दूसरे ग्रुप ऑफ स्पाइन डिसऑर्डर्स की बात करें तो है स्कोलियोसिस या काइफोसिस। ये होते हैं रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन। इसके अंदर कमर दर्द या पैर दर्द नहीं होता है, लेकिन जो कमर है वो टेढ़ी होती है, दोनों कंधे एक लेवल पे नहीं रहते हैं, कूल्हे भी दोनों एक लेवल पे हो सकता है कि ना रहें। तो ये एक बेसिकली कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी रहती है जिसके अंदर देखने में दिक्कत है, लेकिन वैसे पेशेंट को कोई भी दर्द या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है। आजकल जो मॉडर्न तरीके हैं इनको करने के लिए, उसके लिए हम न्यूरो मॉनिटरिंग यूज करते हैं। तो सर्जरी के दौरान किसी भी नर्व रूट को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को चोट ना लगे, इसलिए हम न्यूरो मॉनिटर्स यूज करते हैं और सही से एग्जीक्यूट सर्जरी के अंदर इसके सक्सेस रेट 90 to 95% होते हैं। तीसरा ग्रुप ऑफ स्पाइन डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो है स्पाइन फ्रैक्चर्स। अब ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर कोई फिक्स्ड परसेंटेज कि इतना परसेंट सक्सेस रेट है वो नहीं कहा जा सकता है। स्पाइन फ्रैक्चर्स होते हैं किसी चोट लगने की वजह से रीढ़ की हड्डी का टूट जाना। अब डिपेंड करता है कि सर्जरी से पहले या चोट लगने के जस्ट बाद पेशेंट के पैरों में और हाथों में कमजोरी कितनी आई है। अगर कमजोरी बहुत आ चुकी है, पेशेंट बिल्कुल भी पैर या हाथ नहीं चला पा रहा है, सर्जरी के बाद जो इंप्रूवमेंट के वो चांसेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड पे कितना दबाव है या स्पाइनल कॉर्ड पूरी कटी तो नहीं है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा दबाव है तो इसके अंदर बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि न्यूरोलॉजिकली पेशेंट इंप्रूव करे। लेकिन अगर चोट लगने के बाद पेशेंट थोड़े बहुत भी पैर चला पाता है या हाथ चला पाता है तो चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक कोई फिक्स परसेंटेज कंडीशन के अंदर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कितना परसेंटेज सक्सेस रेट रहेगा। तो बेस्ट ये रहता है कि अगर आप भी किसी स्पाइन एलिमेंट से सफर करते हैं तो स्पाइन सर्जन से मिलें, प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुंचे, प्रॉपर सर्जिकल सिलेक्शन हो ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें।